गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, पेज 147 पर। देखो, जहाँ पर ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक खत्म होता है, यहाँ पर प्रोटीन्स लिख लो अगर लिखा नहीं है, और ये हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रोटीन्स का मतलब होता है कि ये क्या है, ये पॉलीमर्स हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। These are polymers of amino acids। एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, और दो एमिनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड। जैसे एक एमिनो एसिड ये है और दूसरा एमिनो एसिड ये है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको कहेंगे पेप्टाइड। ठीक है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कितने होते हैं? जैसे सपोज करो कि 3 एमिनो एसिड, इनके बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 2। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। इसी तरह से ट्राइपेप्टाइड किसको कहेंगे? जिसमें कि 4 एमिनो एसिड होंगे और 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या क्या होती है? 1 कम होती है। अब these are linear chains of amino acid linked by peptide bonds as shown in figure 9.3। ठीक है। अब 9.3 फिगर कौन सी है? ये वाली फिगर है। 9.3 फिगर को अगर तुम देखोगे तो इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि देखो, एमिनो एसिड के 2 एंड्स होते हैं। एक तो होता है एमिनो और एक होता है कार्बोक्सिलिक। सपोज करो कि ये एक एमिनो एसिड है जिसका ये एंड कार्बोक्सिलिक है, ये एमिनो ग्रुप है। इसके सामने एक दूसरा एमिनो एसिड आता है, इसके सामने एक दूसरा एमिनो एसिड आता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो इनके केस में क्या होगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इस तरह से होगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है COOH और NH2, ये दोनों जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? CO बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा NH। ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा। ठीक है। तो एक H और एक OH मिलके क्या बनेंगे? H2O। ये निकल जाएगा बाहर, और ये क्या बचा? CONH। ये जो CONH ग्रुप बीच में बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बनती है जिसमें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या हो गया? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी कि वाटर के रिलीज के साथ होने वाले सिंथेसिस को कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आगे देखो क्या दिया है। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। अब ये इन्होंने ये बात कही है कि 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं, तो इसीलिए एग्जाम्पल क्या है? एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, और अलग अलग तरह के एमिनो एसिड जुड़ के एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, है ना। ऐसा रेयरली नेचर में कभी होता है कि सारे एमिनो एसिड एक ही तरह के होंगे। अगर सारे एक ही तरह के होते हैं किसी पॉलीमर में तो उसे क्या कहते हैं? उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होता है जिसमें कि सारे जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो होमो यानी कि एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर प्रोलीन है तो सारे के सारे एमिनो एसिड कौन से? प्रोलीन ही प्रोलीन है उस पॉलीपेप्टाइड में। और हेटेरोपॉलीमर किसे कहते हैं? हेटेरोपॉलीमर वो होता है जिसमें हेटेरो यानी कि डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स में जुड़ी हुई होती हैं। Homopolymer has only one type. This number of information about the amino acid content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential
थ्रू डाइट। तो अब यहाँ पर वो एमिनो एसिड को क्या बता रहे हैं कि दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल वो होते हैं जो हमें अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनको कि डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो डाइट के थ्रू लेने वाले एसेंशियल और डाइट के थ्रू नहीं लेने वाले नॉन एसेंशियल। डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स, क्योंकि जो डाइट हम लेते हैं उसी डाइट से हमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं। देयरफॉर एमिनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल नॉन एसेंशियल, लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक। तो हमारी बॉडी अंदर ही कुछ एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस कर सकती है, इसीलिए उनकी आवश्यकता बाहर से लेने की नहीं है। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर इन्होंने प्रोटीन्स का फंक्शन बताया कि प्रोटीन्स क्या क्या फंक्शन कैरी आउट करते हैं। प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहाँ पर देखा था, ये देखा था हमने जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा ये एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं और कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज की तरह भी काम करते हैं। तो प्रोटीन्स के अलग अलग कई सारे रोल्स होते हैं। Some fight infections, some are hormones, some are enzymes, etc. Collagen is the most abundant protein in animal world. कोलेजन कहाँ पर पाया जाता है? कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि हमारे एनिमल टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। और तुमने पढ़ा होगा जब हम एरियोलर टिश्यू पढ़ रहे थे कि कोलेजन फाइबर्स वहाँ पर पाए जाते हैं। रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को नाम का जो ये एंजाइम है, इसके बारे में लिखा है कि ये बायोस्फीयर में सबसे एबंडेंट प्रोटीन है। ये करता क्या है? इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो टेबल 9.5 में क्या दिया है, कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस दिए हैं। सबसे पहले है कोलेजन, जिसके बारे में मैंने क्या बताया कि ग्राउंड सब्सटेंस है कई टिश्यूज में, जैसे कि एरियोलर टिश्यू में। ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, और इनके बारे में ट्रिप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? ये जिसका फंक्शन होता है ग्लूकोज लेवल को लोअर डाउन करना। एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीविंग मॉलिक्यूल्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर या किसी भी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनके हैं स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा, यानी कि स्मेल और टेस्ट को ग्रहण करना और हार्मोन की फंक्शन को करवाना। इसके बाद GLUT4 नाम का जो ये लिखा है प्रोटीन, इसका फंक्शन है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। तो ये जो प्रोटीन्स के एग्जांपल्स दिए हैं ये एक बार पढ़ना। इसके बाद दिए हैं पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। इसके बाद आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स होता है मैनी और सेकेराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर। तो कई सारी शुगर यूनिट से मिलते हैं, यानी कि कई सारे मोनोमर यूनिट जिनको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, उनसे मिलकर पॉलीसेकेराइड यूनिट बनती है। और मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड का मतलब होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या एक शुगर मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज के अलावा भी दूसरे तरह की शुगर्स होती है। अब ये तो शुगर्स होती है या जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, या आपस में किस तरह से जुड़ती हैं, इनका भी प्रोसेस सेम है। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से जुड़ती हैं, तब जाके पॉलीसेकेराइड यानी कि पॉलीमर बनता है। एसिड insoluble pellet has polysaccharides as another class of macromolecules. They are long chains of sugars. Threads. Example cotton thread. यानी कि कॉटन थ्रेड वाला जो थ्रेड होता है उसके केस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज एक तरह का फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं कि सब शुगर ही होंगे,
कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सेलुलोज, जैसे कि काइटिन, जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन उसके बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या होते हैं, ये सेल वॉल बनाने का काम भी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होते हैं, और कई बार ये फूड वाली फंक्शंस भी करते हैं, जैसे स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये दो तरह के हमें इनके रोल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, एग्जांपल ग्लूकोज। तो इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी हो गई सेल्यूलोज की, ग्लूकोज। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। तो स्टार्च का काम क्या होता है, ये एनर्जी को स्टोर करने का, यानी कि स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, किसके, प्लांट टिश्यूज के अंदर। एनिमल्स के अंदर इस पर्पस के लिए ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो हमने कौन कौन से पढ़े अभी तक, सेल्यूलोज पढ़ा, जिसका फंक्शन क्या है, फूड को यानी कि एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम प्लांट्स में। इसके बाद हमने पढ़ा ग्लाइकोजन, जिसका फंक्शन है स्टोरेज एनिमल्स में। ठीक है, सॉरी, सेल्यूलोज का फंक्शन है प्लांट्स में, लेकिन ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि ये सेल वॉल को बनाता है। इसके बाद आता है ग्लाइकोजन, और एनिमल्स में स्टोरेज के लिए एक और होता है जिसका नाम है स्टार्च। ये प्लांट्स में यूज होता है, प्लांट्स में इसका काम है स्टोरेज, स्टोर करना, ये इसका फंक्शन है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट फॉर ग्लाइकोजन। अब एक और दूसरा मॉलिक्यूल का नाम दिया है इनुलिन। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इनुलिन। इंसुलिन अलग होता है, इंसुलिन हार्मोन है, और इनुलिन क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है, और फंक्शन इसका क्या है, इसका फंक्शन है स्टोरेज करना। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, इन अ पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन राइट हैंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग। ये जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसका क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। एक लंबी पॉलीसेक्राइड चेन का वो वाला एंड जिसमें कि एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि जिसमें ये वाला बॉन्ड, ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स के पास, यानी जिन शुगर्स के पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, उनको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और पॉलीसेक्राइड के केस में भी वो वाला एंड जहाँ पर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप होगा, यानी कि डैश CO वाला ग्रुप होगा, उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एंड। उसको रिड्यूसिंग एंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप के सारे टेस्ट देगा, जैसे कि टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसके और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जिनके बारे में तुम तब पढ़ोगे जब केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ोगे। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन फॉर्म ऑफ अ कार्टून। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल secondary structures. In fact, starch can hold iodine molecules in helical portion. देखो, स्टार्च एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि आयोडीन को अगर ऐड किया जाए किसी सॉल्यूशन में और ब्लू ब्लैक कलर बन जाए, तो वो इस बात का इंडिकेटिव होता है कि वहां पर कौन से क्या चीज प्रेजेंट है, वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। उसका रीजन ये है कि जो स्टार्च होता है जो कि सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है, तो उसके जो हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स यानी कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें आयोडीन के जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से फंस जाते हैं और फंसने की वजह से वहाँ पर ब्लू या ब्लैक कलर बन जाता है। सेलुलोज का इस तरह का हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं करता, तो इसीलिए वो आयोडीन टेस्ट भी नहीं देता। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयोडीन टेस्ट दिया जाता है स्टार्च के द्वारा, आयोडीन सेलुलोज के द्वारा नहीं, ऐसा क्यों होता है। इसके बाद प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, amino sugars and chemically modified sugars, ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ठीक है, अब ये देखो कुछ और शुगर्स के बारे में इन्होंने दिया है, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, दो तो ये हो गए। इसके अलावा एक है एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। ये जो सभी शुगर्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सारे शुगर्स मिलके क्या बनाते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो मेन कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, वो इन दो या तीन जो शुगर्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो वो जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो असल में कैसा पॉलीमर है, वो एक तरह का हेटेरो पॉलीमर है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के मोनोमर यूनिट्स जिनके नाम यहाँ लिखे हैं, इनके मिलने से वो बनता है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल देखो, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। काइटिन किसकी सेल वॉल में होता है, ये प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, यानी कि उनके स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर्स, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर यूनिट्स पाए जाएंगे, जैसे कि अभी हमने पेप्टाइडोग्लाइकन का एग्जांपल देखा। ठीक है, इसके बाद बात आती है न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उनकी जो मोनोमर यूनिट होती है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड में फिर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाला स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, इसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, फिर फॉस्फेट, ये तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन एसिड insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. These are polynucleotides together with polysaccharides and polypeptides. They comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. ठीक है, तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन, फिर पॉलीसेकेराइड, और फिर अब क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। उसका कारण ये है कि इनका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड इज मोनोसेकेराइड, और थर्ड क्या है, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जिनका नाम है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन गुआनिन को क्या कहते हैं, प्यूरिन, और बाकी को कहते हैं पिरिमिडीन। स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज नोन एज प्यूरिन एंड पिरिमिडीन रिस्पेक्टिवली। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड या तो राइबोज होती है या फिर डीऑक्सीराइबोज होती है। राइबोज या डीऑक्सीराइबोज का मतलब ये है कि डीऑक्सीराइबोज वो शुगर होती है जिसमें सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होगा, इसीलिए उसे डीऑक्सी कहते हैं। डी मतलब नहीं, ऑक्सी मतलब OH ग्रुप। A nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid, while that contains a ribose sugar is called ribonucleic acid. तो ये जो राइबोन्यूक्लिक या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम दिया जाता है वो इस बेसिस पर होता है कि उनमें पेंटोज शुगर कौन सी है।
इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कल हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग किस तरह से होती है। ठीक है, थैंक यू।